अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज ईवान सदर में इंतहाई अहम बैठक हुई है और इस बैठक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक, सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई हैं। और अब तक इस बैठक में तय किया हुआ है, ये इख्तिताम पजीर तो बैठक हो चुकी है लेकिन इसका एलामिया फ़िलहाल नहीं आया है। बहरहाल डेफिनेटली जो इस वक्त ख़ित्ते के हालात हैं और ख़ित्ते के हालात के तनाजुर में जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, मुआशी हालात से मुतालिक एक बैठक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी हुई जिसकी सराहत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की है। उस पर यह कहा गया है कि जो गरीब तबका है उसको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी ख़बर आज भी यही है कि गुज़श्ता रोज़ जो 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास था इस्लामाबाद में, वो दुनिया भर की नज़रों में है। और उसके बाद जिस तरह वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू की, उस इजलास का एलामिया पढ़ के बताया, उससे ये ज़ाहिर होता है कि जो आइंदा हफ़्ता है, 11वां हफ़्ता है और आइंदा चंद रोज़ हैं, उसमें डायरेक्ट मुज़ाकरात अमरीका और ईरान के बीच शुरू हो जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान की कोशिशें इस वक्त जारी हैं कि ख़ित्ते में डी-एस्केलेशन हो, दुनिया में अमन आए। और इस सारे सिलसिले में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देखें तो ईरान की जानिब से जो 15 निकात हैं उनको रिजेक्ट किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, एक मरतबा फिर से ईरान पर जो तवानाई तनसीबात हैं, जो उनके आबी और बरकी प्लांट्स हैं, उन पर धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब नए हुरमज़ को खोलने से मुतालिक एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया है, लेकिन एक जानिब वो धमकियाँ दे रहे हैं, दूसरी जानिब जो अल्टीमेटम है हमले ना करने का उसमें भी तौसीह कर रहे हैं। जो ईरानी हैं डेफिनेटली उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो रिपोर्ट हो रहा है इज़राइल के मुख्तलिफ़ शहर हैं उन पर ठिकाने बनाए गए हैं। इज़राइली मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि 10 में से 8 जो मिसाइल हैं ईरान की जानिब से जो फायर किए जाते हैं वह अब हदफ को आके निशाना बना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा कल चीन भी जा रहे हैं और सदर पाकिस्तान ने भी गुज़श्ता रोज़ गैर एलानिया तौर पे चीनी एम्बेसी का दौरा किया था। इन तमाम डेवलपमेंट्स पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, आज जो नशिस्त है डेफिनेटली उसका एलामिया आएगा तो समझ आएगी, लेकिन जो पिछले 48-72 घंटे से पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसके बाद हम क्या ये तवक्को करें कि आइंदा चंद रोज़ में जो फ़ुक़दान है इस वक्त डायरेक्ट मुज़ाकरात का अमरीका और ईरान के बीच, वो भी इस्लामाबाद के तवस्सुत से उनका आगाज़ होता नज़र आ रहा है? अब्बास साहब, अभी मैं वली नसर जो एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अमेरिका में होते हैं, ईरानी है वैसे, उनका ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा कि 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा का इजलास, ट्रंप साहब की ताज़ा धमकी कि वो न सिर्फ़ अब जो खार्ग जज़ीरा है उसको निशाना बनाएंगे और ईरान के जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनको निशाना बनाएंगे, बल्कि वो पानी के ज़ख़ायर को भी निशाना बनाएंगे। और उसके बाद दौरा इसहाक डार साहब का मुजव्ज़ा जो चीन का है उसको मिला के देखा जाए तो हालात की क्या तस्वीर बनती है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब और इसराइल जो हैं वो इस जंग का दायरा फैलाना चाहते हैं, हालात को मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं। उसका हासिल क्या होगा ये किसी को इल्म नहीं है। और उसके नतीजे में जो तबाही आलमी सतह पर फैल रही है उसका किसी और को इदराक हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान को है, चाइना को है, रूस को है। और ईरान के जो सूरत हाल इस वक्त ख़ास तौर पर सफारती सतह पर मुज़ाकरात की मेज़ पर जो अखलाकी बर्तरी नज़र आती है वो परेशान कर रही है इसराइल को भी और अमेरिका को भी कि अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो जारियत उन्होंने की, रजीम चेंज वो नहीं कर सके, मकासद उनके जो थे वो कोई हासिल नहीं हुए, तो उसके बाद वो किस मुंह से क्या मुतालबा कर सकते हैं ईरान से। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने कार्ड जो है बहुत बेहतर अंदाज में खेल रहा है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो ईरान का अदम एतमाद है ट्रंप पर, और ट्रंप की जो तबीयत है, जो मिजाज है, अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत तो है, तो पाकिस्तान समेत कोई मुल्क भी किसी शरीक के मुज़ाकरात को यकीन दहानी कराने की पोजीशन में नहीं है कि वो ट्रंप जो बात मानेंगे उस पर अमल भी होगा या नहीं होगा।
तो इस वक्त तो हालात का ये रुख है। लेकिन मंसूर अहमद ख़ान साहब चूँकि सफारतकार हैं, तवील उनका कैरियर है, वो हमें बता सकते हैं कि इस वक्त आपको जो सूरत हाल नज़र आती है, 5वें हफ्ते में जंग दाखिल हो चुकी है, मुज़ाकरात की मेज़ अभी तक सजी नहीं है, ईरान जो है वो मुसलसल कर रहा है कि चूँकि इनके मुतालबात जो हैं नामाकूल हैं, नामुनासिब हैं, तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना कैसे आप ये समझते हैं कि ईरान का पलड़ा भारी है इसलिए वो मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है, या अदम एतमाद है ट्रंप पर, पहले भी 2 दफ़ा वो धोखा खा चुका है? तो आप किसको किस मुकाम पर देखते हैं, किस पोजीशन पर देखते हैं मंसूर साहब? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। सबसे पहले तो आपको, आपके नाजरीन को बहुत बहुत सलाम है मेरी तरफ से। जी, आपने ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह इस इब्तदाई में बयान किया कि किस तरह ये जंग शुरू हुई। हम सब ने देखा जो वॉर में एस्केलेशन की गई, वॉर शुरू की गई और फिर वॉर को बहुत ही एक शदीद तरीके से एस्केलेट किया गया यूएस और इजराइल की जानिब से, और ईरान के अंदर काफ़ी तबाही हुई उन मैयर्स की वजह से। तो फिर ईरान ने उस एस्केलेशन का जवाब काउंटर एस्केलेशन से दिया, और अब ईरान ने अपने तरीके से वॉर को एस्केलेट भी किया और एक्सपेंड भी आहिस्ता आहिस्ता करता जा रहा है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी ब्लॉक किया, वो जीसीसी कंट्रीज़ जहाँ पे अमेरिका की बेसिस हैं उनको भी अटैक कर रहे हैं, और एक गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने हुतीज़ ने जो ईरान की प्रॉक्सी समझे जाते हैं, उन्होंने बाबुल मंदब को या उन्होंने भी वॉर को फॉर्मली ज्वाइन करने का ऐलान किया। और अगर बाबुल मंदब के बंद करने की तरफ नौबत जाती है तो आज चूंकि ऑयल जो है वो $116 पे ट्रेड हुआ है, तो और भी मजीद बढ़ सकता है। तो ईरान का फोकस जो है वो, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो अमेरिका की क़यादत पर तो एतबार बिल्कुल नहीं अब कर सकते, तो उनका फोकस है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और यूएस के एलाइज के लिए वॉर की कॉस्ट इतनी बढ़ा दी जाए कि उनके लिए जंग बंद करना, यूएस और इजराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो एलाइज हैं यूएस के, उनके लिए जंग बंद करना लाजिम हो जाए। अब जंग बंद करने के लिए ईरान, मेरा नहीं, पाकिस्तान बहुत मुस्बित रोल प्ले कर रहा है, बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ईरान जो है मेरा ख्याल है इससे आगे जाना चाहता है, और ईरान चाहेगा कि कोई इंटरनेशनल गारंटीज हो कि ये वॉर दोबारा ना शुरू की जा सके। क्योंकि पहले ये होता रहा कि सीज फायर हुआ और अभी बातचीत जब चल रही थी, नेगोशिएशंस हो रही थी, तो यूएस की तरफ से और इजराइल की तरफ से अचानक अटैक कर दिया गया बिला जवाब। तो इसीलिए मेरा ख्याल है हमारे अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हैं, और चाइना जैसी पावर का इन्वॉल्व होना इसलिए मीनिंगफुल हो जाएगा या जरूरी हो जाएगा ताकि ये जंग किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में लाके बंद की जाए। इस वक्त कोई इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बशमूल यूएन ऐसा मौजूद एक्टिव नहीं है जो कि इस वॉर को प्ले करने के लिए किरदार अदा कर रहा हो। सही है। अगर चाइना मंसूर साहब जो आपने बात की है, अब जो आप बात कर रहे हैं इसको अगर ज़रा समझाइएगा। जो फॉरेन मिनिस्टर का चाइना जाना क्या इस सिलसिले की कड़ी है कि एक इसको इंटरनेशनल फ्रेमवर्क मिले? अगर चाइना इसमें आता है तो क्या ज़ामिन के तौर पे आएगा? और दूसरा, यूएन के फोरम पे क्या इसको ले जाया जा सकता है? वहाँ से सिक्योरिटी काउंसिल से इस पे करारदाद मंजूर हो, लेकिन यूएन का जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने हाल किया है पिछले एक दो सालों में गज़ा के मामले पे, वो तो बिल्कुल ही एक गैर फाल किस्म की बॉडी नज़र आई। देखिए, यूएस और इजराइल की तो बेसिकली इनिशियली जब 28 फरवरी को उन्होंने जंग शुरू की तो उनकी कोशिश ये थी कि यूएन वीकन हो चुका है। ट्रंप साहब ने एक ऑल्टरनेट बोर्ड ऑफ पीस भी क्रिएट कर दिया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप तमाम जो कार्ड्स खेल रहे हैं, चेस बोर्ड को होल्ड कर रहे हैं, तो ईरान जो है वो बहुत जल्दी मसमार हो जाएगा। ईरान की क़यादत को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था, और वहाँ उनका कहना था कि ईरान में रजीम चेंज हो जाएगा। अब वो चीज़ें नहीं हुई क्योंकि ये एक मिस कैलकुलेशन थी। ईरान एक बहुत डिफरेंट किस्म की सिविलाइजेशन है। मैं ईरान के को बतौर एक डिप्लोमेट कवर करता रहा हूँ। वहाँ मैं
जाता रहा हूं और जिस तरह से ईरानियन सोसाइटी और ईरानियन स्टेट अपने आप को कंडक्ट करती है, वो इस तरह नहीं है कि उनके ऊपर एक अटैक किया जाए या एक जंग मुसल्लत की जाए और वो ढेर हो जाएंगे। उनके यहाँ बहुत लेयर्स हैं, उनके यहाँ बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क है। 50 या 47 साल से वो अंडर सैंक्शंस हैं, लेकिन आप ईरान में जाएं तो एहसास नहीं होता ईरान उतना ही डेवलप्ड है। तो ईरान ने इसका जवाब अपने सिविलाइजेशनल तरीके से इस वॉर कर दिया है। लेकिन अब ईरान जंग बंद करने के लिए, जो आपका सवाल है बेसिकली, वो ईरान जंग बंद करने के लिए किसी भी इस किस्म की एश्योरेंस या अंडरटेकिंग पे नहीं जा सकता जो कि सिर्फ महदूद तरीके से दी गई हो। उनको चाहिए कोई ऐसी अंडरटेकिंग या ऐसी इंटरनेशनल एश्योरेंस जिसमें ये एक फ्रेमवर्क के तहत जंग का खात्मा हो। और यूएस और इजराइल और इनके लिए भी जंग का खात्मा अब जरूरी इसलिए हो जाएगा कि अगर कॉस्ट ऑफ वॉर इस हद तक बढ़ती है कि ऑयल नहीं, वो फ्रेमवर्क क्या हो सकता है मंसूर साहब? वो फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? आप जरा रोशनी डालें। क्या ऑप्शन मेरा ख्याल है, देखें, बहुत अरसे से यूएन को बहुत ज्यादा वीकन कर दिया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के इदारों की अहमियत नहीं रही और यूएन से बाहर बोर्ड ऑफ पीस बना के मामलात को डील करने की कोशिश की गई। फ्रेमवर्क मेरा ख्याल, चाइना अगर इन्वॉल्व होता है और चाइना इस जंग को खत्म कराने की कोशिश करता है और चाइना के साथ कुछ और ममालिक भी इन्वॉल्व होते हैं, और हमने देखा है कि गुज़िश्ता चंद सालों में चाइना के मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी, अरब कंट्रीज के साथ भी ताल्लुकात इंप्रूव हुए हैं। चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ भी, चाइना के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और इस तरह से एक बातचीत शुरू होती है कि जंग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी समझा जाता है कि यूएन इंटरनेशनल लॉ के तहत यूएन की इन्वॉल्वमेंट हो और इस जंग के खात्मे के लिए कुछ शराइत एग्री हो। और शराइत में ये भी होगा, जिस तरह ईरान की कुछ डिमांड्स हैं कि दोबारा ईरान पर हमले की पॉसिबिलिटी को ख़त्म किया जाए, ईरान की जो सालमियत है, ईरान की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया जाए। इसी तरह ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर एश्योरेंसेस दे के वो उसमें जिस तरह से नॉर्मल ट्रेड हो रही थी वो होगी, और ईरान ये भी एश्योरेंसेस देगा कि वो प्रॉक्सीज जो हैं यमन में या दीगर जगहों पे इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है इस किस्म का कोई एग्रीमेंट। मंसूर साहब, अगर अक़वाम मुत्तहिदा इन्वॉल्व होती है और अमेरिका और इसराइल मानते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल का किरदार है गारंटर के तौर पर हो, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जो क़वानीन हैं, कन्वेंशंस हैं, उनकी तो सरासर खिलाफ वर्जी हुई है। तो फिर क्या ईरान को जो वो तावान जंग मांग रहा है वो भी दिलवाया जा सकता है? तबाही तो हुई है कि ये तबाही चूँकि आपने एक इलीगल वार के ज़रिए की है, तो इसका तावान भी अदा करें, डेवलपमेंट में काम दें, जिस तरह जर्मनी को आप मार्शल प्लान के तहत डेवलप किया गया था। इरशाद साहब, वो उनकी डिमांड्स में तो है, और मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर तो समझता हूँ वो बड़ी एक जस्टिफाइड डिमांड है अगर किसी भी मुल्क के साथ एग्रेशन किया जाए। लेकिन अगर हम मारूजी हालात को देखें, प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखें, तो इस किस्म के किसी तावान की अदायगी तो बहुत नामुमकिनात में से है या बहुत मुश्किल पॉसिबिलिटीज़ में से है, वहाँ तक नहीं होगी। लेकिन मेरा ख्याल अगर दोनों साइड्स, दोनों फरीकैन इस बात पे भी एग्री कर लेते हैं कि जंग के खात्मे के लिए और आइंदा जंग ना होने की सूरत में क्या गारंटीज हो सकती हैं, और यूएन हो या कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जिस तरह अभी 4 कंट्रीज को हमने इकट्ठा किया था, उनकी मीटिंग हुई, चाइना भी शामिल हो जाए, कुछ और ममालिक शामिल हो जाए, तो एक लार्जर ग्रुप इस बात की एश्योरेंस दे। क्योंकि पहले हुआ ये था कि ओमान की फैसिलिटेशन से मुज़ाकरात हो रहे थे और उन मुज़ाकरात में ये खबर आ रही थी कि ईरान और यूएस और इजराइल के दरमियान एग्रीमेंट होने जा रहा है, लेकिन उस एग्रीमेंट के फाइनल होने से पहले उस ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया। तो इस सिचुएशन का तो कुछ यही सूरत हाल जो है मंसूर साहब, इसी ज़मीन में सवाल ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप अल्टीमेटम में तोसी करते हैं, लेकिन इजराइल की जानिब से ईरान की ऑयल तनसीबात पे या बिजली की जो प्लांट्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। ये मिली भगत है क्या? ये इनके प्लान का हिस्सा है या इस वक्त एक रिफ्ट मौजूद है वाशिंगटन में और तल अवीव में? देखिए, वाशिंगटन और तल अवीव के अपने अपने मकासद हैं। वाशिंगटन जो है वो उन प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर अब 1 महीना जंग जारी रहने के बाद इंटरनली अगर आप देखें मुजाहरे भी हो रहे हैं, उनके अंदर कांग्रेस में, सेनेट में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, अवाम की लेवल पे भी उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं, ऑपोजिशन हो रही है। तो यूएस
ये शुनीद पाई जाती है कि यूएस जो है या प्रेसिडेंट ट्रंप जंग बंद करना चाहते हैं। इजराइल के अपने मकासद हैं। इजराइल का जो लार्जर एजेंडा है वो ग्रेटर इजराइल है, और ग्रेटर इजराइल के लिए इजराइल और ख़ास तौर पे नेतन्याहू ये समझते हैं कि ईरान को जिस हद तक वीकन कर दिया जाए वो उस हद तक जाना चाहिए। तो इस हद तक तो यूएस और इजराइल में इख्तलाफ है, लेकिन फिर सम कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हम यूएस की जानिब से भी देखते हैं कि एक तरफ उन्होंने 6 अप्रैल तक पहले कहा था कि वो सर्टन जगहों पे कुछ की तंसीबात पे अटैक्स नहीं होंगे, डिफेंस की तंसीबात या एनर्जी की तंसीबात, लेकिन वो अटैक्स भी जारी रहे 6 अप्रैल से पहले। और अब जो है वो ये भी उन्होंने आज जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान जंग बंदी की तरफ नहीं जाता, ईरान जंग बंदी को तस्लीम नहीं करता, तो फिर बहुत बड़ा अटैक वो करने जा रहे हैं जिसमें ग्राउंड फोर्सेस भी शामिल होंगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और अगर जंग बंदी की तरफ चीजें नहीं जाती, जो हमने पहला सिनेरियो डिस्कस किया कि किसी मल्टीलैटरल प्रोसेस के जरिए जंग बंदी की तरफ चीजें नहीं जाती, तो फिर हम देख रहे हैं कि ये वॉर मजीद भयानक हो सकती है, ये वॉर मजीद एक्सपैंड हो सकती है। ये वॉर जो है ना सिर्फ पूरे खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऑलरेडी इसने काफी चैलेंजेस पैदा किए हैं, लेकिन ये मजीद चैलेंजेस पैदा करेगी। और इसीलिए जो कंट्रीज इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं या मीडिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान जो खासतौर पे बहुत नुमाया किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान को भी बड़ी टाइट रोप पे वॉक करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ आपके अरब ममालिक हैं जिनके साथ हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा SMDA जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है, और ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, 1000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। तो मेरा ख्याल है कि ये जंग इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं इस वक्त कोई बावजूद तमाम इन कोशिशों के कोई पेशरफ्त अभी तक कॉन्क्रीट ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। मंसूर साहब, आज का जो ट्वीट है ट्रंप साहब का, इसको आप फ्रस्ट्रेशन करार देते हैं या एक चढ़ाई जिस तरह करके वो अपने मकसद हासिल के एक ब्लैकमेलिंग का जो मेरा ख्याल है प्रेशर है, प्रेशर मेरा ख्याल है ये प्रेशर डाल रहे हैं वो ईरान के ऊपर, और वो प्रेशर ये डाल रहे हैं कि ईरान टर्म्स ऑफ पीस को अब एक्सेप्ट कर ले, वॉर के खात्मे की तरफ जाए और एक्सेप्ट करे कि ये सीज फायर की टर्म्स को किसी तरह से एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इजराइल इस हक में नहीं है। लेकिन ट्रंप जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन अगर ईरान की तरफ से भी नहीं माना जाता है इन मुतालबात को, या ये समझ लें कि जो मीडिएशन की एफर्ट्स हो रही हैं उसमें बैक चैनल पे जो कोशिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ राब्ते कर रहा है और चाइना इन्वॉल्व होकर यूएस के साथ कोई इस किस्म की प्रपोजल्स को सपोर्ट करता है कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट की तरफ लेके जाएं, तो अगर ये इसमें पेशरफ्त नहीं होती तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है तो उनसे हमने देखा है कि वो मजीद एग्रेसिव मेजर्स भी लेने में कोताही में कोई पसोपेश नहीं करते, चाहे ये ईरान का जंग का अभी 1 महीने की जंग में जो कुछ सामने आया और ख़ुद जो अमरीकी ज़राए अबलाग ने, साबिक जर्नैलों ने, लेवन पनेटा जैसे लोगों ने जो सिक्योरिटी के मामलात को देखते हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो बड़ा वार था अमेरिका का वो ईरान ने सह लिया है। तो अब आप समझते हैं कि अगर वो इस तरफ जाते हैं जिसका वो ऐलान फरमा रहे हैं कि जनाब पावर प्लांट्स को बनाएंगे, पानी के ज़ख़ायर को, तेल के ज़ख़ीरे को कब्ज़ा कर लेंगे, तो इसकी अमेरिका अहलियत रखता है? ऐसा होगा तो ईरान जवाब देने की पोजीशन में होगा, ये एस्केलेट होगी, या इतना बड़ा हमला जो है ईरान के लिए सहना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, अगर मेरा ख्याल है ऐसा होगा तो ईरान की जो रिजॉल्व को देखते हुए, ईरान की जो पेट्रियोटिज्म और कमिटमेंट को और नेशनलिज्म को देखते हुए, मेरा ख्याल है अगर वहाँ पे वाटर प्लांट्स को हिट किया जाएगा तो ईरान जो GCC कंट्रीज़ में चूँकि वो एलाई समझे जाते हैं यूएस के, वहाँ इंस्टॉलेशंस को हिट करेगा, वो इजराइल में इंस्टॉलेशंस को हिट करेगा। अगर पावर प्लांट्स को हिट किया जाता है तो ईरान इसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा, और फिर अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ईरान फौरी तौर पे बाबुल मंदब को क्लोज करने की कोशिशों की तरफ जाएगा, हूतीज़ को यूज़ करते हुए। तो उससे फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी में मज़ीद जो है वो तलातुम पैदा होगा,
और जो प्राइस ऑलरेडी इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं ऑयल की और दूसरी कमोडिटीज की बढ़ रही हैं, तो उसमें मजीद शदीद और तेजी का रुझान आएगा। मंजूर साहब सवाल ये है, एक सेकंड, अभी हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी मुज़ाकरात की मेज़ सज जाती है, मुज़ाकरात पर ईरान आमादा हो जाते हैं, ट्रंप साहब तो आमादा ही हैं, तो आप एक सफारतकार के तौर पर सफारती तजर्बे की बुनियाद पर क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर किसका पलड़ा भारी होगा, कौन बेहतर नेगोशिएशन करने की पोजीशन में होगा, ईरान या अमेरिका? मेरा ख्याल है जो बेहतरीन मुज़ाकरात जो होते हैं ना, वो तो विन विन सिचुएशन पे होते हैं कि दोनों पार्टीज जब उठें तो उनको महसूस ये हो रहा हो हर पार्टी को कि हम इसमें से बेहतर डील ले आए हैं। और अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो दीगर ममालिक शामिल हैं, 4 ममालिक जैसे अभी आए हुए थे, चाइना और कुछ और खित्ते के ममालिक शामिल होकर इस किस्म की एश्योरेंसेस दिला देते हैं दोनों साइड्स को कि दोनों साइड्स ये समझें, क्योंकि कोई भी साइड ये नहीं चाहेगी, अब प्रेसिडेंट ट्रंप या यूनाइटेड स्टेट्स भी ये नहीं चाहेंगे कि उनको ब्लेम किया जाए, क्योंकि इस साल के एंड पर वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फ्यूचर है या मुस्तकबिल इस टर्म में वो उसी पर हैंग करेगा कि वो किस तरह मिड टर्म में परफॉर्म करते हैं। प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी है। ईरान के ऊपर प्रेशर ये है कि ईरान ने पहला वार तो सह लिया है, लेकिन ईरान भी एक तरह से आइसोलेशन का इसलिए शिकार है कि ईरान भी चाहेगा कि जंग किसी तरह से खात्मे की तरफ जाए ताकि ईरान अपने रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाए और अपने जो मंसूर साहब जो हमारा हम जो जानना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि जो आपने इलेक्शन का भी मिड टर्म इलेक्शन की भी बात कर दी है, अमेरिका के लिए तो ये मुकम्मल मिस एडवेंचर साबित हुआ है। अमेरिका के अंदर के हालात आपके सामने हैं, नो किंग्स प्रोटेस्ट को आप देख लें वो सामने हैं, यूरोप फासला इख्तियार कर चुका है, खलीजी ममालिक जिसमें अमरीकी अड्डे भी हैं वो अब अमेरिका पे ना इन्हिसार कर रहे हैं ना एतमाद कर रहे हैं। इन सारे हालात में ओवरऑल जो यूनाइटेड स्टेट्स जिसको हम कहते हैं उस पे इम्पैक्ट क्या आना है, और इवन अब तो यहाँ तक ये बात हो रही है कि वो जो कुछ मीडिया तो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ के लोगों में एक डिस्कशन इम्पीचमेंट भी है। तो इसका ये सारा कुछ क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का जो धमकियों का मोमेंटम है वो देखते हुए आप समझते हैं कि ये जंग चलेगी, मुज़ाकरात से इनकार ही रहेगा, या हफ्ता 10 दिन में इसने इख्तिताम पजीर हो जाना है? देखिए, मेरी पहली हंच तो ये है कि चूंकि आपने जिस तरह कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पे क्रिएट हो रहा है, और एक पॉलिटिशियन जो होता है, एक स्टेट्समैन जो होता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक प्रेशर होता है, तो वो उसको करेक्टली रीड करते हुए हमेशा ऐसे मैयर्स या ऐसे एडजस्टमेंट मैयर्स लेता है ताकि वो उस सिचुएशन से निकल सके। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जब इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो और एक बहुत बड़ी पावर जो है, जो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो इस तरह से कॉर्नर हो जाए और अगर उनकी शराइत पे ईरान ना आ रहा हो या किसी किस्म की शराइत पे ईरान ना आ रहा हो, तो फिर किसी किस्म के डिस्प्रोपोर्शनेट मैयर्स भी कई दफ़ा पावर्स ले लेती हैं, और इसी डिस्प्रोपोर्शनेट मैयर्स का इजहार उन्होंने अपने ट्वीट में किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो फिर ऑब्लिटरेट कर देंगे ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईरान के अंदर ऑयल की तनसीबात को तबाह कर देंगे, ईरान के अंदर एनर्जी की तनसीबात को तबाह कर देंगे, खार्ग आइलैंड और उसमें उसकी ग्राउंड इन्वेजन को भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। और इनका रिएक्शन ईरान की तरफ से भी बहुत शदीद आएगा, क्योंकि ईरान के पास भी अभी बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं जो ईरान ने शो नहीं किए, और आप हमें सबको पता है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं काफी वल्नरेबल हैं वीज़ावी ईरान। तो मेरे ख्याल में इसलिए बहुत ही इस वक्त ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि किस तरफ जाएगी। मेरे ख्याल में कि मेरी तो उम्मीद ये है कि अगले 8-10 दिन में दोनों फरीकैन इस एफर्ट के नतीजे में जंग को बंद करने की तरफ जाएं और पोस्ट वॉर जो एक पीस मैकेनिज्म है डेवलप करना है कि किस तरह आगे चीज़ों को ले जाना है, उस तरफ जाएं। मेरी अपनी तो उम्मीद ये है। लेकिन आखिरी सवाल मंसूर साहब के भारत जो था इस इलाके का अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, लेकिन पिछली जंग जो हुई पाकिस्तान ने तो उसका जो हशर किया, लेकिन ईरान इसराइल जंग में भी भारत एक्सपोज हुआ, अब भी एक्सपोज हो रहा है कि ना वो अरबों का दोस्त है ना वो ईरान का दोस्त है।
बल्कि वो किसी का भी दोस्त नहीं है। तो क्या अरबों ने और ईरान ने कोई सबक सीखा होगा, और मुस्तकबिल में आप भारत को कहाँ देखते हैं? मेरे ख्याल में जो गुज़िश्ता साल भारत और पाकिस्तान का मार्का हुआ था और उसके बाद से भारत जिस किस्म की बौखलाहट का शिकार है, और मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि उनके जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अजीब अजीब से बातें की हैं। जब इज़राइल के बारे में भी जब वो जिक्र करते हैं इज़राइल इंडिया फ्रेंडशिप का, तो इज़राइल को फादरलैंड और इंडिया को मदरलैंड, या उनके जो टॉप के सिफारतकार हैं जयशंकर, वो अजीब अजीब किस्म के अलकाबात, जब उनसे सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान इतना इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन में और इंडिया कहीं नजर नहीं आ रहा, तो वो अजीब किस्म के हर्ज़ासराई शुरू कर देते हैं, ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स यूज करते हैं। तो नजर आ रहा है कि इंडिया हैज लॉस्ट द प्लान या प्लॉट, कि इंडिया में जो वो शाइनिंग इंडिया वाला, जो इंडिया के एक लीडिंग रोल वाला विजन था, वो कहीं पीछे रह गया है। और इंडिया एक नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व स्टेट के तौर पर आगे बढ़ा है, और उस हिंदुत्व को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने इजराइल का सहारा लेने की कोशिश की है, जानते हुए कि पूरी अरब वर्ल्ड और पूरा ये खित्ता जिसमें बहुत से इस्लामी ममालिक हैं, उन्हें इजराइल से बड़ी सीरियस शिकायत हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्ट्रेटेजिकली इंडिया एक बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में चला गया है, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिट्री वाइज भी। आपने देखा कि पिछले साल पाकिस्तान के मुकाबले में उन्हें काफ़ी हजीमत उठाना पड़ी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। मंसूर अहमद खान नाज़ सफारतकार हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर साले बहिश्ती साहब, दानिश्वर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता रोज़ जो 4 मुल्की वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद जो मुज़ाकरात हैं और मुज़ाकरात से मुतालिक सोच है, तेहरान में क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो अगरचे खुशाइन बात है कि कुछ हमसाय ममालिक में ख़ासतौर पर पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब ने जो है इस जंग को रोकने के लिए अपने तौर पर एक कदम उठाया, और इसको रोकने के लिए जो है टॉक्स करवाने के 2 अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान, और इस जंग को रोकने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो अपनी जगह पर एक काबिल तारीफ़ बात है। लेकिन आज जो है ईरान ने साफ, ईरान के जो तर्जुमान थे दफ्तर खारजा के, उन्होंने भी ये बयान किया कि ईरान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो इस्लामाबाद में टॉक्स हो रहे हैं अभी मुज़ाकरात के हवाले से जो बात चल रही है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। और उन्होंने ये ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट भी किया है तमाम उन ममालिक से जो सालसी किरदार अदा करना चाहते हैं, जंग को रुकवाना चाहते हैं, मिडल ईस्ट के जो है अमन को दोबारा वापस लाना चाहते हैं, उनसे भी कि जब भी कोई मुज़ाकरात या टॉक्स की बात हो तो इस बात को ज़रूर नज़र रखा जाए कि यहाँ पर एग्रेसर कौन है, जालिम कौन है, और यहाँ पर मजलूम कौन है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, और किसी गैर ज़रूरी चीज़ को ईरान के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश न की जाए। वो उन्होंने अपने हमसाया ममालिक बरादरान से भी यही इस्तदा और यही रिक्वेस्ट की है। तो लगता यही है कि ईरान जो है फ़िलहाल मुज़ाकरात को अपने हक़ में नहीं समझता, बल्कि वो चाहता है कि मुज़ाकरात उसकी अपने शराइत पर हो। इसीलिए जो है जो 15 नुकात अमेरिका की तरफ से आया था उसको अक्सर ईरान ने जो है मुस्तरद किया और अपने शराइत पेश की, और इस बात को वाज़ेह किया। आज जो है सिपाही क़ुद्स के जो सरबराह हैं सरदार क़ानी, जनरल क़ानी ने भी एक ट्वीट में जो है नेतन्याहू को और ट्रंप को मुखातिब करके कहा कि अब आपको जो है मिडिल ईस्ट में एक नए नज़्म की, ये जो नए नज़्म अभी चल रहा है, जो डिसिप्लिन है, इसकी अब आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इससे अब हम पीछे नहीं हटने वाले। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान के जो हक़ में मालिकियत है उसको जो है तमाम जो पूरी दुनिया जो है इसको जो है तस्लीम करेगी, और यहाँ पर ईरान आज के बाद से एक नए अंदाज में हुक्मरानी करेगा। जिस तरह से सिपाही पासदारान के स्पोक पर्सन भी कहते हैं कि ईरान दर मंतक़े बुजुर्गी मिकोनत, कि ईरान अब इस मंतक़े में, ख़ित्ते में जो है अब बुजुर्गी कर रहा है, और ईरान ही तय करेगा कि अब मंतक़े की जो फ्यूचर पॉलिसीज़ होगी वो कैसे तय होगी। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ख़ित्ते से
अमेरिका का निकल जाना और इसराइल का उस पोजीशन में जाना कि हमें यकीन हो जाए कि वो दोबारा कोई हमारे ऊपर हमला इनिशिएट नहीं करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ईरान में इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से ये सिचुएशन। डॉक्टर साहब, ये जो 4 हफ्ते की जंग है, इसमें बिलाशुबा ईरान ने दिफा अपना बहुत ज़ोरदार तरीके से किया है, बड़ी अजीमत के साथ, जुरत के साथ दिफा किया है, लेकिन नुकसान भी बहुत उठाया। ज़ाहिर है स्ट्रक्चर का नुकसान भी हुआ है, शहादतें जो हुई हैं लीडरशिप की, ख़ास तौर पर खा वो सियासी हो, वो मजहबी हो, वो फ़ौजी हो। तो एक तो सूरत ये है कि ये सिलसिला चलता रहे, नुकसान ईरान उठाता रहे, अपना दिफा करता रहे। लेकिन क्या ईरान इस पोजीशन में है कि अमेरिका अगर मज़ीद आगे बढ़ता है, पावर प्लांट्स को निशाना बनाता है, पानी के ज़ख़ायर को निशाना बनाता है, जज़ीरे को कब्ज़े में लेने की कोशिश करता है, बाब हुर्मुज़, अबनाए हुर्मुज़ को यूरोप के साथ मिलकर ज़बरदस्ती फ़ौजी तरीके से उस पर कंट्रोल ख़त्म करना चाहता है, तो क्या ईरान इस पोजीशन में है कि सारा कुछ बर्दाश्त करे और अपनी शराइत फिर भी बरकरार रखे? देखिए, मेरे ख्याल से आज जंग का 31वां रोज़ है और आज मेरे ख्याल से ये सवाल वाज़ेह है हमारे सामने। अगर ये सब जो आपने मेंशन किया कि यूरोप के साथ फौज मिलाकर ईरान पर जो है ग्राउंड पर जो है वो स्टेप्स लेकर के आए अमेरिका, या ईरान के जो है फलाना जजीरे पर कब्जा कर ले, या ईरान के जो है फलाना जगहों को टारगेट करें। देखें, आज 31वां दिन है, अमेरिका न सिर्फ अपने जो अहदाफ जो पेश तायीन थे, जो पहले से उसने जंग से पहले से मुअय्यन किए हुए थे कि ईरान के अंदर रजीम को चेंज करना है, फलाना करना है, न सिर्फ उसको वो अचीव नहीं हो रहा है, बल्कि जो आपने सवाल किया यूरोप के बारे में, साफ तौर पर ट्रंप को जवाब दे दिया है कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। स्पेन ने आज अपने एयर जो फ़ज़ाई हदूद है वो भी अमेरिका के उन जहाज़ों के लिए बंद किया है जो ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री वॉर में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये भी एक पेशरफ्त है। इसके अलावा नेटो जो है इराक छोड़कर जा रहा है और नेटो ने साफ अल्फाज में मना किया है कि हम इस जंग में शामिल नहीं हो रहे। तो ये यूरोप का एक वो हो गया। बाकी रही बात नुकसान की कि ईरान जो है नुकसान उठा रहा। देखें, ये जंग इस वक्त ईरान के लिए एक हयाती जंग है। अगर ईरान इसमें से अपने गोल को अचीव किए बगैर मुज़ाकरात के टेबल पर आएगा इतनी शहादतें देने के बाद, तो ईरान के लिए जाहिर है फिर एक फ्यूचर फिर आगे नहीं रहेगी इस तरह से। लेकिन सवाल ये है, ईरान ने अपने आप को जी डॉक्टर अच्छा, इसमें मैं याद दहानी ये कराऊंगा, आप एक गैर जानिबदार दानिश्वर के तौर पर और तजियाकार के तौर पर, कि जब 80s में इराक़ के साथ जंग थी तो ईरान का मौक़िफ़ यही था कि उसने जारहियत की है और जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि वो तावान जंग अदा नहीं करता। लेकिन बिल आखिर एक स्टेज आई जब ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ा, सुलह करनी पड़ी। तो उसको याद कराते हुए मैं कहता हूँ कि भाई क्या मज़ीद नुकसान से बचने के लिए भी ईरान कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकता है कि मज़ीद नुकसान ना हो कौम का, मुल्क का, रियासत का? जी देखिए, मैं वहीं उसी तरफ आ रहा था। अभी जो मुकाबला है वो हक व बातिल का है। देखिए, एक तरफ $996 बिलियन का बजट है मिलिट्री इक्विपमेंट का, दिफाई, और एक तरफ जो है $10 बिलियन का। जाहिर है नुकसान तो ईरान को भी खुद पता होगा, एज ए स्टेट वो एक स्टेट चला रहे हैं, इनकी स्टेब्लिशमेंट को मालूम होगी, जाहिर है नुकसान इनका होगा। और जानी नुकसान को ये लोग नुकसान नहीं समझते। देखें, रहबर शहीद की ज़रूर आप देखें उनकी शहादत से एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उनकी अभी उम्र 86 साल थी। और जिस तरह से ईरानी पेश कर रहे हैं, देखिए मैं बिल्कुल गैर जज्बाती गुफ्तगू कर रहा हूँ, अपने तौर पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि जो ईरानी जो ये सोच रखते हैं कि 86 साल की उम्र थी और उनकी जो है एक आम तिब्बी उनकी वफात होती या उनकी शहादत होती, दोनों में से ईरान के नेशन को किस चीज़ ने जो है मतलब ज़्यादा फ़ायदा दिया? तो जाहिर है उनकी शहादत ने एक फ़ायदा दिया। तो ईरान जो है, देखें, खुद रहबर शहीद का ये जुमला है कि वो ये फरमाते हैं कि देखें, माँ बेसू ये मैदान जंग परवाज़ मिकोनी, माँ हम मैदान जंग की तरफ परवाज़ करते हैं। देखिए, हमारे आगे दो रास्ते हैं, या तो हम इनको रोकेंगे
और उस रास्ते में मारे जाएंगे तो ये बेहतरीन रास्ता है हमारे लिए, ये बेहतरीन हमारे लिए एक रास्ता है। या तो हम अपने अहदाफ में कामयाब होंगे और हम दीन की हाकिमियत को, इस्लाम की हाकिमियत को, ईरान की हाकिमियत को मुसल्लत करने में कामयाब रहेंगे, तो ये फिर हमारा हदफ है। डॉक्टर साहब वो लोग क्वेश्चन तो ये इसको है, नुकसान, ईरानी तो इसको नुकसान समझते हैं। जी डॉक्टर साहब सवाल ये है, देखिए मुज़ाकरात आज देखिए मैं एक चीज क्लियर करूं जी जी देखिए मैं समझता हूँ ये बहुत आसान बात है कि हम ये कह दें कि मुज़ाकरात हर जंग की आखिरी, लेकिन किस कीमत पर, किस शराइत पर, वही बात, वही सवाल है मेरा, वही सवाल है में रह के ये चीज वही सवाल है। एक इम्प्रेशन ये भी है कि ईरान जो है, जो मुज़ाकरात चाहता है वो गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ चाहता है। अब बुनियादी नुक्ता ये है कि जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उसमें हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की फ़ालियत पिछले 2-3 वर्षों में वैसी नहीं है जो उससे पहले थी। तो कोई तजावीज़ भी होंगी, ईरान अगर बात करेगा तो वो क्या, कौन से ममालिक हैं, कौन सा फ्रेमवर्क है, उसकी गारंटी, ईरान को गारंटी कौन किसकी दे गारंटी सकता है? कबूल जब वो होगी? गारंटी मांगता है, आलमी गारंटी, तो कौन गारंटी दे सकता है? आप जब ब्रीफिंग्स होती हैं, सवाल करते होंगे तो जवाब क्या होता है? यही चीज तो इस वक्त खुद ईरान का सवाल है कि ये जो ममालिक इस वक्त, हमारे दोस्त ममालिक इस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश में है। देखिए आज सदर अल सीसी का बयान देखें, मिस्र के सदर का, वो क्या कहते हैं। उनके वजीर खारजा इस वक्त एक तरफ इस्लामाबाद में टॉक्स करने के प्रोग्राम में उसको कोशिशें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं ट्रंप को मुखातिब करके कि अगर कोई वॉर को रोक सकता है तो वो ट्रंप ही रोक सकता है। यानी ईरान एक तरफ से ये भी पैगाम दे रहा है जंग को जारी रखकर कि इस मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई श्योरिटी देने वाला नहीं है, कोई जमानत देने वाला नहीं है, क्योंकि किसी में ये तवान है ही नहीं कि वो अमेरिका को जो मुज़ाकरात में उसूल और नुकात तय होंगे उसका पाबंद करें और ये कहें कि भाई अगर वो पाबंद नहीं रहता, या पिछली तरह दो जो मुज़ाकरात के टेबल से वो उठ के गया और उसने हमला किया, बल्कि मुज़ाकरात के टेबल पर रहते रहते हमला किया, या जो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर टॉक्स हुए थे उसमें जो है सदर ओबामा जो है वो करते हैं, उसके बाद सदर ट्रम्प आके उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। तो इस तरह से कौन इंश्योर कर सकता है कि जो तारीख जो है रिपीट नहीं होगी? तो ईरान इसलिए भी मजबूर है कि वो जंग को जारी रखे ताकि वो मंतक़े में और खित्ते में देखे कि वाकई ये सुप्रीमेसी उसको मिल गई है कि अब कोई और उसके ऊपर एग्रेशन नहीं करेगा। तो जाहिर है ईरान की फिर मजबूरी है इस जंग को वो जारी रखे इस तरह से, जब तक वो उसको ये जमानतें मिल नहीं जाती। अच्छा, ये फरमाएं कि वहाँ ज़ाहिर बात है गुफ्तगू होती होगी, आपकी मुलाकातें भी होती होंगी, ईरान अपने तौर पर आबनाए हुर्मुज़ पर कितना अरसे तक कंट्रोल रख सकता है? उसकी अहलियत, अस्करी अहलियत, सलाहियत कितनी है कि वो इसको बरकरार रखेगा? और ख़ा वो जंगी तरीके से अगर अमेरिका उसको छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ा पाएगा? देखें, एक बात तो बिल्कुल बदीही है कि एक 33 किलोमीटर के एक जगह को नाअमन करना एक इंटरनेशनल कॉरिडोर के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ये कहा जाए कि वो बंद है। और इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी पावर की ज़रूरत नहीं होती। कोई एक आम सा ग्रुप भी जो है इस काम को कर सकता है, जिस तरह इस वक्त हूसी जो है धमकी दे रहे हैं कि हम बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। तो इसके लिए ईरान के पास, लेकिन अगर आप वैसे ही ईरान की कैपेबिलिटी को देखना चाहते हैं तो इस 31 दिन में, जिस तरह से मैंने पहले कहा, ईरान ने साबित कर दिया कि इस बात उन्होंने बंद नहीं किया, स्मार्ट कंट्रोल रखा हुआ है, अपने दोस्तों को गुजरने दे रहे हैं, जो उनसे मुफाहमत कर रहा है उनको गुजरने दे रहे हैं, और अमेरिका उस इत्तेहादियों को बम के दोहर रोक कर रखा हुआ है और बंदूक की नोक पर रोक कर रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ईरान जो है इस बात को जो है तूल दे सकता है। और जो सिपाही पासदारान के जो नुमाइंदे हैं वो खास तौर पर इस बारे में जब गुफ्तगू करते हैं तो वो 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीने की बात नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं हम इसी तरीके से 10 से 15 साल जो है अपनी फायर पावर को बढ़ाकर जो है ये काम कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से तो इनकी बयान पॉलिसी वाज़ेह है कि आज के बाद जो है यही है जो चल रहा है। अच्छा, ये जो हुसी आ गए, यमन आ गया मैदान में, तो वो बाबुल मंदब को बंद करने की सलाहियत रखते हैं या डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखते हैं कि जो जहाज़ गुजरेगा उस पर हमला होगा, रॉकेट होगा, तो इस वजह से गुजरना बंद कर देंगे? देखें, बंद भी कर सकते हैं वो और डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। जाहिर है कम से कम यही होगा कि वो डिस्टर्ब ही करेंगे, ये कम से कम जो होगा। लेकिन अगर आप उसको बंद करने के माना में इस तरह से लें कि उसी क्या वहाँ पर माइंस बिछा के बिल्कुल या वहाँ की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ से जो गुजर रही है जितनी दुनिया की उसको काट सकते हैं, तो इसमें 100% जो है हुसियों को जो है IRGC की, सिपाही पासदारान की एक हिमायत हासिल है, सपोर्ट हासिल है, तो वो उनकी हिमायत से कुछ भी कर सकते हैं।
सही है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि तेहरान में नई दिल्ली के बारे में अब क्या सोच पाई जाती है, क्योंकि हालिया जो एक दगा दिया गया, जिस तरह इंटेलिजेंस शेयर की गई इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, जब जहाज़ वापस आ रहे थे, बहरी जहाज़, फिर उसके बाद जयशंकर की एक स्टेटमेंट जो पाकिस्तान का किरदार है उस पर, तो तेहरान की सोच क्या है अब नई दिल्ली के बारे? देखें, तेहरान जो है फ़िलहाल अभी जंग के माहौल में उसने कोई नई खारजा पॉलिसी अपने उनके साथ कोई मतलब ऐसा कोई वाज़ेह अल्फाज में अभी तक बयान नहीं किया है। लेकिन जो महसूस हो रहा है, जो हम यहाँ पर मुकीम हैं और ख़ासतौर पर जो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त यहाँ पर हैं, उनसे जब बात होती है, जो ख़ासतौर पर इन चीज़ों में ज़्यादा इन हैं, उनसे बात होती है तो एक फ़ासला लग रहा है तेहरान के दरमियान और दिल्ली के दरमियान, और ख़ास तौर पर उन ममालिक के दरमियान जो ईरान को इस वक्त एहसास हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ईरान को एहसास हो रहा है वो किसी न किसी तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए से ईरान के हमसाये में रहकर, बल्कि ईरान को अपना दोस्त कहते हुए या किसी इक्विपमेंट की सपोर्ट के हवाले से या अपने फ़ज़ा और अपनी ज़मीन की जो है इजाज़त देते हुए, अगर कोई एग्रेसर को जो है वो इजाज़त देता है कि ईरान पर, तो ईरान ने उन सब को जो है नोटिस में रखा हुआ है। और मेरे ख्याल से ईरान एक वक्त का इंतज़ार करेगा उनके लिए भी, ताकि एक वाज़ेह उनके हवाले से पॉलिसी इख्तियार की जाए। तो अभी तो देखें, ईरान दो जो बड़े पावर जिससे पूरी दुनिया डरती है, इसमें कोई मतलब तारुफ की बात नहीं है, पूरी दुनिया उनसे डरती है कि उनके साथ कोई ऐसा ना हो, कोई बुरा मान जाए कोई। तो जाहिर है ईरान जब इन दो बड़े कुव्वतों से जो है नबर्द आज़मा है, तो मेरे ख्याल से ईरान ये लास्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब, ये बताइए, आने पर जो है इनको डॉक्टर साहब ये फरमाइए, जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, पाकिस्तान का किरदार है, ज़ाहिर है पहले भी जब जंग हुई थी तो पार्लियामान में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे बुलंद हुए थे, ईरानी हुकूमत और अवामी सतह पे पाकिस्तान के किरदार पे क्या जज्बात हैं? देखें, ईरानी हुकूमत जो उनकी रिवायती जो रहा है पॉलिसी पाकिस्तान के साथ पिछले 47 साल से, वो उस पर फ़िलहाल कायम है। और वो पाकिस्तान का कदरदान भी हैं, और दूसरा ये कि वो इन जो पाकिस्तानी कोशिशें हैं उनको सराहते भी हैं। और दूसरा ये कि ख़ुद अगर कौमों के हवाले से देखें तो पाकिस्तान की ईरान की जो गवर्नमेंट है वो भी, और ईरान के जो अवाम है, देखें न सिर्फ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, बल्कि जो 30 शुहदा सफारत अमेरिका पर हमला होने के बाद जो पाकिस्तानी कौम ने पेश किया रहबर शहीद के शहादत के ख़बर के रिएक्शन में, तो ज़ाहिर है एक कौम का भी एक ईरान का जो है कदरदानी की निगाह से देखना पाकिस्तान के लिए। और इन्होंने, क्योंकि ये 31 दिन से रातों को सड़कों पर आते हैं और अपने मुसल्लह अफवाज के हक़ में नारेबाजी करते, तो उन्होंने, हमने कई जगह देखा कि वो लोग पाकिस्तानियों को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं इज्तिमाई तौर पर। और ख़ास तौर पर अभी गवर्नमेंट ने ये भी बताया है, ख़ास तौर पर जो वज़ीर ख़ारिजा के जो कोई दफ्तर मुआवनत के उनके किसी मसूल ने अभी हमें पता चला है कि उन्होंने कहा कि जो अभी पाकिस्तान के झंडों के साथ जो शिप्स को छोड़ा गया है वो हमारी ख़ास तौर पर गिफ्ट है मिल्लत पाकिस्तान के लिए। यानी उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इसी अवाम, पाकिस्तान की अवाम के लिए, कि जो इस वक्त जिनकी दिलें हमारे साथ धड़क रही हैं, जिनके सेंटिमेंट्स हमारे लिए, इनके एहसास हमारे लिए, और वो हमारे लिए परेशान हैं और जो हमारे लिए दुआगो हैं, हमने उनके खातिर ये चीज़ें छोड़ी। जी ठीक है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आज के इतनी इजाज़त दीजिए।